हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं JS राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज हम लोग शाम के 8 बजे वाले वीडियो में हाजिर हैं, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं बजट के कंपोनेंट्स की। कौन कौन से उसमें तत्व शामिल किया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स उसमें शामिल किए जाते हैं और उसके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, यह हिस्ट्री ऑफ बजट का सेकेंड दिन है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बहुत प्रेम से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जितना अच्छा लग रहा है तो उस तरह से लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बजट जो है, हम लोग इसके हिस्ट्री की बात कर चुके हैं कि फ्रांस से, इटली से आया, इंग्लैंड से बना। उसके बाद पहली बार फ्रांस में पेश किया गया, उसके बाद क्या हुआ, भारत में आया 1860 में। ठीक है, इस तरह से करके हम लोग बात कर चुके हैं। स्वतंत्र भारत के कौन पहले बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री हैं, गणतंत्र भारत के कौन हैं, सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया। ठीक है, और लगातार किसने पेश किया, इस तरह से नाम आपको सब हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज बात करते हैं कि कोई भी बजट आदमी बनाता है, एक सिंपल भी बजट अपने घर का बनता है, तो उसमें क्या बनता है, दो साइड देखे जाते हैं, टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसी तरह सरकार का भी जो बजट बनता है उसमें भी दो फैक्ट देखे जाते, दो तथ्य देखे जाते हैं कि टोटल हमारा रेवेन्यू कितना है, यानी टोटल हमारा रिसिप्ट कितना है, टोटल हमारी आय कितनी है और टोटल हमारा एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, इसी आय और खर्च के बीच का जो बैलेंसिंग किया जाता है वही तो बजट होता है, सीधी सी बात है। तो चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि बजट के दो फैक्ट मेन देखे जाते हैं। क्या, एक तो टोटल रिसिप्ट्स यानी कुल प्राप्तियां, हिंदी में बोले तो कुल प्राप्तियां, और दूसरा टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल खर्चे। ठीक है, टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कहने का मतलब कि एक साइड क्या किया जाता है, अपना रिसिप्ट्स देखा जाता है, यानी कि हमारे कहाँ कहाँ से इनकम हमारे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमको आय हो सकता है, कहाँ कहाँ से हमको कुछ राजस्व प्राप्त हो सकता है। दूसरी तरफ किया जाता है कि हमारे तरफ हमसे कितना खर्चा कहाँ क्या कराना है, करना है, ये दो तरफ। तो वही यहाँ पे हम लोग लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, टोटल रिसिप्ट्स और टोटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए, यानी कुल राजस्व या कुल प्राप्तियाँ, या मैं लिख देता हूँ कुल प्राप्तियां। ठीक है, तो हिंदी मत समझिए, इसको इंग्लिश में समझिए। तो टोटल रिसिप्ट्स एक तरफ लिखा गया और टोटल एक्सपेंडिचर एक तरफ रखा गया। अब इसको मैंने क्या किया, बीच से थोड़ा सा बांट दिया है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब टोटल रिसिप्ट्स, अब देखिए, अब रिसिप्ट्स भी जो होते हैं, जो आपके इनकम भी होते हैं, कहने का मतलब कि उसके भी क्या हो जाते हैं, दो टाइप हो जाते हैं। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और उसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट। ठीक है, तो बात करते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व प्राप्तियां, राजस्व। ठीक है, यानी कि यह स्वतः आ जाए, इसके लिए सरकार को ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और ये क्या हो, सरकार पे बोझ न बने, यानी लायबिलिटी न बने। यानी ऐसी प्राप्तियां जो स्वतः हो और वह सरकार पे क्या हो, लायबिलिटी नहीं बने, दायित्व तो नहीं बने, जिम्मेवारी नहीं बने, कर्जा नहीं बने, भार नहीं बने, तो वैसी प्राप्तियों को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू राजस्व प्राप्तियां। आई बात समझ में, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं ठीक इसका अपोजिट। यहाँ क्या हुआ, यहाँ हम लिख देते हैं भार न बने। ठीक है, यानी कि पैसा आ जाए और क्या हो, सरकार को उसके लिए कुछ चुकाना न पड़े। ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं काम वगैरह करते हैं तो सैलरी मिल जाती है, ठीक है, या कमीशन मिल जाता है, तो उसके लिए वो तो हमारे ऊपर कर्जा नहीं ना बनता है। कोई भी आदमी, मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, यहाँ तो जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये अगर किसी कंपनी XYZ में अगर काम करता है तो उसके बदले उसको सैलरी मिलती है, तो वह उसको क्या मिलता है, उसके लिए उसको तो कोई उस पर भार नहीं बन रहा है, उस पर कोई लायबिलिटी नहीं बन रही है, उसने काम किया और उसको मिल गया। तो इस तरह से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। अब यहाँ कहिएगा, आपके मन में क्वेश्चंस बनेगा कि काम तो किया तब न मिला। ठीक है,
तो उसमें कुछ और भी काम हो जाते हैं जो बिना काम किए भी मिल जाता है, जैसे ब्रोकरेज वगैरह, ठीक है, कमीशन जिसको कहा जाता है, दलाली कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वो आपके ऊपर क्या हो, कुल मिला के कहने का मतलब इतना ही है कि वो आपके ऊपर बर्डन नहीं हो, आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं हो, वैसी प्राप्तियाँ, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत भी पड़े तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक। इसी तरह एक और चीज़ है यहाँ पे, कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी कि वैसा रिसिप्ट जो क्या करे, सरकार पे भार बने, यानी सरकार को उसको बियर करना पड़े, सरकार के ऊपर कर्ज के रूप में हो, ठीक है। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे। अब बात करते हैं, अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी, यानी कि राजस्व प्राप्तियों के भी दो टाइप हैं, एक है टैक्स रिसिप्ट, एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। अब टैक्स रिसिप्ट्स में क्या होता है, यानी कि सरकार को कर द्वारा, ठीक है, जैसे टोल टैक्स लगा हुआ है, ठीक है, टोल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, यानी कि वैसा राजस्व, वैसा प्राप्ति, वैसे रिसिप्ट्स जो टैक्स के माध्यम से, वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, या दुनिया के भारत की कोई भी टैक्स हो, उससे आ जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में क्या आ जाएगा, वैसा रिसिप्ट जो टैक्स के माध्यम से न आके किसी अन्य माध्यम से आ जाए, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट, सरकार भी तो अन्य दूसरे देशों को क्या करती है, लोन वगैरह देती है, ठीक है, बैंक भी तो हमारे क्या करते हैं, लोन देते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट आ जाता है तो वो तो टैक्स तो नहीं होता है, वो तो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड, यानी कि लाभांश, यानी कि जो पीएसयू है, यानी कि जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, वो जो लाभ कमा के सरकार को देती है, उसके लिए कितना उसको टैक्स, वो तो टैक्सेबल नहीं, टैक्स नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको याद रखना है कि वैसे रिसिप्ट्स जो टैक्स के माध्यम से है, यानी कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स से हो, इनडायरेक्ट टैक्स से हो, अच्छा इसका डिवाइड कर दीजिए, इनकम टैक्स से आ जाए, कस्टम ड्यूटी से आ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स से आ जाए, एक्साइज ड्यूटी से आ जाए, तो वैसे इनकम को, वैसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, टैक्स रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। और वैसे रिसिप्ट्स जो टैक्स के माध्यम से ना आए, किसी अन्य माध्यम से आ जाए, यानी इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, कहीं से डिविडेंड आ जाए, लाभांश आ जाए, तो वैसे रिसिप्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहते हैं। एक बार इसको हम और देख लेते हैं, टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि हमारे जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उस सबको इकट्ठा जोड़ना है। तो सरकार ने क्या किया, इस रिसिप्ट्स को भी दो पार्ट में बांट दिया, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स यानी कि वैसे रिसिप्ट्स जो सरकार के लिए क्या हो, बड़े नहीं बने, यानी कि ऊपर भार ना बने, लायबिलिटी ना हो, ठीक है, यानी कि आसानी से वो आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, यानी कि राजस्व प्राप्तियाँ। दूसरी बात, कैपिटल रिसिप्ट्स, इसका अपोजिट, यानी इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है, सरकार के ऊपर ये लायबिलिटी बनती है, वैसे रिसिप्ट्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के भी दो टाइप हैं, रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आ सकता है, टैक्स से और नॉन टैक्स से, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू मतलब कि उसके लिए सरकार को कुछ चुकाना नहीं है, वो सरकार के ऊपर दायित्व बन नहीं रही है, तो इसके भी दो टाइप होगा, क्या होगा, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी वैसे रिसिप्ट्स, वैसे प्राप्तियाँ जो कर के माध्यम से आ जाए, इनकम टैक्स के माध्यम से आ जाए, कॉर्पोरेट टैक्स के माध्यम से आ जाए, कस्टम ड्यूटी के माध्यम से आ जाए, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से आ जाए, या क्या कहते हैं, और सब जो ड्यूटी टैक्स वगैरह लगता है उसके माध्यम से आ जाए, तो वैसे हम लोग क्या कहेंगे, टैक्स रिसिप्ट्स कहेंगे। और इसके अलावा कुछ जो प्राप्तियां होती है, जैसे कि इंटरेस्ट आ जाए, डिविडेंड आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद रखना है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। अब बात करते हैं, तो रिसिप्ट्स हो गया, अब बात करते हैं खर्चे की। खर्चा कैसे किया जाता है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर को कैसे बांटा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप हैं, ठीक है, एक है रेवेन्यू एक्सपेंस और एक है कैपिटल एक्सपेंस। सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंस जो है बराबर होते हैं, यानी कि यह सबसे बड़ा, भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा होता है, ठीक है, यह कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो वैसे खर्चे
या वैसे व्यय जो लगातार होते रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंस कहते हैं। और इसके भी दो टाइप होते हैं, एक प्लान एक्सपेंस होता है और एक नॉन प्लान एक्सपेंस होता है। जैसे प्लान एक्सपेंस में आप कह सकते हैं कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे सरकार को खास फायदा तो होता नहीं है बट वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि क्या कहते हैं, मनरेगा योजना हो गया या मातृत्व विकास जो था, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, उतना योजना के हम नाम नहीं रख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उस तरह की योजनाओं पे जो सरकार द्वारा व्यय किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लान एक्सपेंस। और दूसरा होता है नॉन प्लान एक्सपेंस, जैसे कि कहने का मतलब कि आकस्मिक आपदा वगैरह आ जाए, ठीक है, कहीं बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, तूफान हो जाए, ठीक है, सुखाड़ पड़ जाए, ठीक है, तो इसका तो कोई प्लान होता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब रेवेन्यू यानी कि वैसे खर्चे जो लगातार चल रहे हो, ठीक है, वो प्लान के रूप में चल रहे हो या नॉन प्लान के रूप में चल रहे हैं, और यह भारत सरकार का सबसे बड़ा खर्चा का स्रोत है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग शामिल कर लीजिएगा कि नॉन प्लान एक्सपेंस में ब्याज का पेमेंट करना भी होता है। सरकार जो वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से या आईएमएफ से जो कर्जे लेती है उसका भी तो पेमेंट करना होता है, उसका तो कोई क्या करते हैं, प्लान तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। या जो सरकार द्वारा हम लोग उसे ट्रेजरी बिल के माध्यम से या केवीबी के माध्यम से क्या किया जाता है, राजस्व प्राप्त किया जाता है, उसके बदले भी सरकार हम लोग को क्या करती है, इंटरेस्ट देती है। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन प्लान में हो जाएगा। तो ये सब आपको इसमें शामिल कर लिया जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर। यह जो होता है दीर्घावधि के लिए होता है, यानी कि लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, यह जो होता है लंबे समय के लिए होता है, यानी कहने का मतलब कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है उसके लिए होता है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके लिए होता है। सरकार की ऐसे व्यय जो दीर्घकालीन समय के लिए होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हुई होगी तो वीडियो को पॉज कर करके फिर से रिपीट कर करके देखने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही समझ में आएगा। आज हमने थोड़ा सा इसको इंग्लिश में इसलिए लिख रखा है कि इसका थोड़ा सा हिंदी लिखना भी मेरे लिए भी और आपको समझने में भी परेशानी होती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम घबराइएगा नहीं कि इतना इंग्लिश में लिखे हैं, इतना हिंदी में लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सब वर्ड है, आपको इसको मैनेज कर लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ बजट या बजट के प्रकार। आई बात समझ में कि अब तो हमने देख लिया कि बजट में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे फंड प्राप्त किए जाते हैं और कैसे कैसे इसको बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रकार कितने तरह के हैं, इसको हम लोग बांटवारा कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं बजट के प्रकार की। चलिए, बजट का पहला प्रकार होता है आउटकम बजट। यह जो होता है कहने का मतलब कि यह रिजल्ट ओरिएंटेड बजट होता है। ठीक है, इसको प्रोग्रेसिव बजट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा आउटकम मतलब क्या होता है, रिजल्ट। ठीक है, यानी यह 25 अगस्त 2005 को पेश किया गया था और यह पहली बार भारतीय संसद के इतिहास में यह पहली बार ऐसा बजट पेश किया गया था अगस्त में कि हमने जो फरवरी में बजट पेश किया है उसके क्या क्या रिजल्ट अभी आए हैं वो सरकार द्वारा बताया गया था। आई बात समझ में? तो आपको याद रखना है कि वैसा बजट जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, यानी कि हम डाटा नहीं बता रहे कि आगे हम ये करेंगे, हम इस बजट में ये बता रहे हैं कि हमने पिछले 5-6 महीने में, यानी कि फरवरी में बजट पेश किया और अगस्त है। ठीक है, तो पिछले 6 महीने में हमने ये काम इस बजट के माध्यम से किया है। कहने का मतलब कि प्रॉब्लम नहीं बताना है, सॉल्यूशन बताना है, प्लान नहीं बताना है, उसका आउटकम बताना है। आइए समझ में कि हम जैसे कि हम लोग कहते हैं, अभी नेता जी लोग प्रचार कर रहे हैं तो कहता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब। ठीक है,
हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब हम ये काम करेंगे, तो वैसा नहीं है। ये आउटकम बजट क्या है कि आप मुख्यमंत्री बन गए तो वो बताइए कि अभी बने थे तो तब क्या क्या किए। वही बात यहाँ पे समझना है कि फरवरी में जब बजट पेश होता है बाबू मेरे, ठीक है, तो अगस्त में यह बताया गया कि पिछले 6 महीने में, ये दूसरा होता है, ये 8वां होता है, पिछले 6 महीने में आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो वैसा बजट जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम बजट कहते हैं। आई बात समझ में। यह भारतीय इतिहास में 2005 में ही पेश किया गया था पहली बार, उसके बाद से बराबर पेश किया जाता है। अब बात करते हैं लैंगिक बजट, यानी कि जेंडर बजट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। लैंगिक बजट या जेंडर बजट इंग्लिश में कहा जाता है। तो यह भी पहली बार 2005 में ही पेश किया गया था और यह क्या था, सेक्स रेशियो पे आधारित था और महिलाओं के सशक्तिकरण ओरिएंटेड था। और जो गर्ल चाइल्ड रेट, बर्थ रेट जो है, ठीक है, या सेक्स रेशियो जो है दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, इसको इंक्रीमेंट करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए यह बजट पेश किया गया था। कब किया गया था बाबू, तो यह भी 2005 में ही पेश किया गया था। ठीक है, तो लैंगिक बजट किसके लिए है, जेंडर बजट किसके लिए है बाबू, तो यानी कि जहाँ पे क्या हो, भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, इस तरह का बजट की बात इसमें कही गई। अब बात करते हैं कि शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट इसको कहा जाता है। शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट, यह बजट जो है बिल्कुल नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, हमको नहीं पता है कि क्या रिसिप्ट से हमारा क्या पेमेंट है, हमने क्या ग्रोथ किया, क्या ग्रोथ नहीं किया, एकदम नए सिरे से जो बजट बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आधारित बजट कहते हैं। ठीक है, शून्य आधारित बजट कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है, बिल्कुल नए सिरे से मूल्यांकन करना शून्य आधारित बजट कहलाता है या शून्य बजट कहलाता है। ठीक है, इसका पहला, दुनिया में पहली बार यह पीटर पायर यूएसए द्वारा लाया गया था और भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम से लाया गया। भारत में कब से लाया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम से इसको लाया गया, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से इसको भी लागू किया जाता है। ठीक है, तो चलिए, शून्य बजट क्या हो गया, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से हम मान लीजिए कि कहने का मतलब कि नर्सरी के बच्चा की तरह, जैसे कि हमको कुछ नहीं आता है, ABCD से शुरू करते हैं, क ख ग से शुरुआत करते हैं, उसी तरह से जब बजट की शुरुआत की जाती है तो शून्य आधारित बजट होता है। यानी कि हमने क्या ग्रोथ किया, क्या नहीं किया, क्या रिसिप्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, उसके लिए नहीं, बिल्कुल नए सिरे से किया जाता था, शून्य आधारित बजट हो गया। लैंगिक बजट क्या हो गया, जेंडर ओरिएंटेड, यानी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनको रोजगार वगैरह के, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट बांट के किया गया, तो क्या हो गया, वो जेंडर बजट हो गया। और आउटकम बजट क्या हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड बजट हो गया, यानी कि जिसमें प्लान ना बता के उस प्लान के जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ उससे क्या रिजल्ट आए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटकम बजट कहते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। कल फिर हम लोग 8 बजे मिलेंगे, क्या, बजट 2020-21 लेके, जिसमें बजट यहाँ मैं लिख देता हूँ 2020-21 कि क्या खास था 2020-21 में, कि बजट में किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला, उसमें हम लोग बात करेंगे। यह आपको जितने भी इधर नवंबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में अगर कोई एग्ज़ाम्स आपके होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो कल का वीडियो भी देखना ना भूलिएगा और इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। चैनल पे अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।